देखिए पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, मान लेते हैं कि जो √5 है वो कैसी संख्या है। एक माना √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो ये किसके फॉर्मेट में होगी? P/Q के फॉर्मेट में होगी, बराबर हो जाएगी P/Q। यहाँ पर P और Q क्या है? जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर Q ही 0 हो जाएगा तो हमारा नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चनों में हमको अंडर रूट हटाना होता है किसी भी तरीके से, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं? वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 + √5 का होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा P²/Q² के। तो ये 3 + 5 + 2 √3 इंटू में √5, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB और P/Q का होल स्क्वायर। A² यानी √3 का स्क्वायर, √3 और स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आ गया हमारा 5 3 8 + 2 √3 और मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा, बराबर P²/Q²। तो अगर √15, अब देखिए पहले दो पर अंडर रूट था, अब एक पर हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी P²/Q² -8, और जो इसके साथ 2 रहेगा वो अपॉन में चला जाएगा 1/2। अब इधर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जो P² है, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है √15 और दूसरी साइड राइट हैंड साइड यानी 1/2, ये रहेगा 1/2 1/2। देखिए 1/2 और P²/Q² -8, यह कैसा होगा? यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, तो √15 भी एक भाज्य संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे भाज्य की जगह पे परिमेय कर लेते हैं, परिमेय, और यहाँ पर भी परिमेय करना है। ये नंबर परिमेय संख्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो √15 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √15 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना क्या थी कि √3 + √15 एक परिमेय संख्या थी, हमने माना था, तो ये गलत हो गया, हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः हमें लिख दोगे √3 + √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी या है। तो ये इतना हमको लिखना होगा इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले वह इस दूरी को पूर्ण कदमों से तय करे। तो न्यूनतम दूरी बताना है, तो दूरी इनसे ज़्यादा होगी, तो अगर जब ज़्यादा आ रहा है तो हमको क्या निकालना होगा? LCM निकालना रहेगा, तो निकाल लेते हैं।
हमारे सिलेबस में अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं। देखिए 40 के टुकड़े क्या होंगे, 4.40, तो 4 को हम 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, दशामन यानी 2 पंचे 10, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए। 42 को कैसे लिख सकते हैं, 7 छंग 42, तो 7 तो 7 रहेगा, 6 को हम 2 तियाँ 6 लिख सकते हैं, तो गुणनखंड हो गए। 45 का कैसे करना है, 9 पन्ना 45, और 9 को 3 गुणा 3 और 5। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, यहाँ से देखो 2 और 2 ये कॉमन आ रहा है। इसके बाद जो बचा हुआ है, यहाँ से 5 कॉमन हो गया एक बार, और यहाँ से 3 कॉमन हो गया, और ऊपर बचा है 2 गुणे 2, तो टोटल हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 10 का गुणा 120, तो ये हमारा रहेगा एलसीएम। अभी देखिए कुछ चीज़ें बच भी गई हैं, जैसे यहाँ से 2 कॉमन हो गया, यहाँ से 3 कॉमन हो गया, तो ऊपर से 2 बार 2 बचा, तो हमने 2 बार 2 लिख दिए हैं। 5 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से 7 बच गया, तो यहाँ से 7 भी आ जाएगा, और नीचे से 3 भी आ जाएगा, तो साथियाँ 21 की और मल्टीप्लाई करानी है यहाँ, तो ये हो जाएगा 0, 12 12 का 2 हासिल 1, और 12 दूनी 24, 24 और 1 25, तो 2520 आंसर हो जाएगा। तो जो न्यूनतम कदम होंगे वो हमारे कितने होंगे, 2520 होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले, तो 2 3 6 अभाज्य हो गए। 20 के अभाज्य गुणनखंड 4 पंचे 20, 4 का 2 गुणे 2 और 5। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो एचसीएफ 2। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होता है जो कॉमन है वो, और जो बचा हुआ है वो सारा लिखना है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये एचसीएफ हो जाएगा। यही अपने को करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की घात n 0, 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये बताना है हमको। तो 6 टू द पावर n, यानी अगर n बराबर हम 1 लेते हैं, तो 6 टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यदि n बराबर 2 लेते हैं, तो 6 की पावर आ जाएगी 36। तो इसी तरीके से हमको बताना है कि n की वो क्या वैल्यू होगी जहाँ पर लास्ट में कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो क्या ऐसा होगा या नहीं होगा वो देखना है। तो लास्ट में 0 होने के लिए देखो क्या चाहिए होता है, 0 कब आता है, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कराते हैं तो पीछे 0 आता है, तो 5 10, देखिए 0 आया। अब यहाँ पर 6 टू द पावर n में क्या होगा, 2 गुणे 3 की पावर n, 2 3 6 होता है। यहाँ पर देखिए 2 तो है, लेकिन 5 की जगह क्या है, 3 है, तो इस वजह से ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13 है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं, 7 इंटू 11 प्लस का 1 कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 7 77 और 1 78। अब देखिए ये भी जो भी नंबर होगा इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो 13 और 78। अगर 78 को फिर से तोड़ दिया जाए तो 13 6 78, यानी 2 और 3, तो ये जो नंबर होगा पूरा ये 13 2 और 3 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। अब जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर देखिए, जैसे दूसरे में आ रहा है 7, यहीं पर देख लीजिए, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। अब यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, 7 6 4 3 2 और प्लस का 1, यहाँ से 5 इंटू ये सारा मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो आता है 108 1008 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है 1009, यानी अब ये पूरा नंबर है
हमारा किससे डिविजिबल है, 5 से भी होगा और 1009 से भी होगा। तो ये भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, क्योंकि भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके दो या दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो इनके दोनों के दो या दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। ये लिखोगे, इन संख्याओं के दो या दो से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है HCF 306 और 657 का 9 दिया है, LCM ज्ञात करना है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लासा गुणे मासा, LCM गुणे HCF के बराबर होता है। तो दो संख्याएं दे रखी हैं, 306 इंटू 657। लासा कितना है, लासा तो निकालना ही है। HCF दे रखा है 9, तो 9 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जो LCM निकालना है तो LCM उधर ही रहेगा, 9 नीचे चला आएगा इसके अपॉन में, बटे में 9। 3 से काट दो इसको, 3 से कटे 3, 9 3 27, 3 बचा 36, 9 चौक 36। तो 34 और 657 का जो भी गुणा होगा वही हमारा LCM आ जाएगा। ये गुणा करके लिख देंगे आप। अब अगला आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जो मार्च करेंगे, जैसे आगे बैंड बाजा वाले हैं, ठीक है, ये बैंड बाजा वाले हैं, इनके पास ये बैंड है, तो हमको यही बताना है कि जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या हो सकती है, कि आगे वाले आगे आगे बैंड बाजा वाले रहें और पीछे जो हैं वो लोग रहें, इस तरीके से ये सैनिक रहें। तो ये हमको बताना है कि ऐसा सिचुएशन समझ गए क्या होने वाला है। तो वही बताना है कि कितनी ऐसी स्तंभ बनेंगे कि जिसमें ये सिचुएशन फॉलो हो पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब देखो टोटल कितने लोग हैं, 616 हैं, तो अब इनसे तो कम ही रहेंगे ना, जो लाइन है प्रत्येक लाइन में इनसे कम ही कम लोग होंगे। तो हमको क्या निकालना होगा, इनका HCF निकालना होगा। HCF ऑफ 616 एंड 32, मतलब इन दोनों का हमको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, 616 और 32 के गुणनखंड कर दो, 2 से काटोगे तो 2 1 2, 2 6 12, ये 8 आ जाएगा, ये 4 बार, ये 2 बार और ये 1 बार। इधर काटो, 2 3 6 और 2 8 16, क्योंकि 16 में दोनों अंक ले रहे हो तो बीच में 0 आ जाएगा। 2 से 15 और ये 4, 2 से कटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 7 से कटेगा तो ये 11, तो 11 1 11। अब जो कॉमन है वो ले लेते हैं, तो HCF आ जाएगा हमारा 2 कॉमन, फिर से भी 2 कॉमन और फिर से 2 कॉमन, तो HCF आया 8। तो कुल मिला के कितनी लाइनें बनेंगी, 8 लाइनें बनती चली जाएंगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला टेस्ट था, एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 था उसका।